हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर विचित्रा एंड साइंस इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जिसे आधे लोग बिलीव करते हैं और आधे लोग ये कहते हैं कि ये गलत है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भगवान की। क्या भगवान इस दुनिया में हैं? क्या भगवान ने ही हमें बनाया और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया? और क्या आप भगवान में बिलीव करते हैं? अगर आप मेरी राय लें तो मैं भगवान को नहीं मानता, पर कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तब ऐसा लगता है कि हाँ, दुनिया में भगवान हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें और ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे छोटी चीज़ क्या है जो इंसान ने ढूंढ निकाली है, और दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दुनिया की सबसे छोटी चीज़ से। अगर सदियों पहले इंसान से ये पूछा जाता कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ क्या है, तो उसका जवाब होता एक पत्ती, एक कीड़ा या फिर एक धूल का कण। और वहीं अगर हम ये सवाल करते कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो उनका जवाब होता समुंदर, पहाड़ या पृथ्वी। उस समय शायद ये जवाब ठीक ही होता, लेकिन आज की दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। हमारी दुनिया के वैज्ञानिकों की उत्तम सोच और कठिन परिश्रम का नतीजा है कि हम अपने अस्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। पर अभी भी ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अपनी उत्पत्ति और अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके रहस्यों के बारे में सिर्फ 0.1% ही जान पाए हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन सी सबसे छोटी चीज़ है जो इंसान को अपनी खोज के दौरान मिली है। ऐसा माना जाता है कि 600 BCE में भारत के एक एंशिएंट साइंटिस्ट और फिलोसोफर महर्षि खंड ने सबसे पहले एटम की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि अगर किसी चीज़ को तोड़ा जाए तो आखिरी चीज़ बचेगी अणु। अणु ऐसी चीज़ होगी जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके बाद 460 BCE में डेमोक्रिटस नाम के ग्रीक फिलोसोफर ने ये आइडिया डेवलप किया कि हर एक चीज़ एटम से बनी होती है। उन्होंने कहा अगर मैटर को दो आधे आधे हिस्सों में बांट दिया जाए और फिर उस आधे हिस्से को दोबारा से आधे आधे हिस्से में बांट दिया जाए, और ऐसा हम तब तक करते रहें जब और तोड़ने की गुंजाइश ना बचे, उस आखिरी चीज को हम कहेंगे एटम। लैटिन भाषा में एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी अब उसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए डेमोक्रिटस ने इस आखिरी चीज का नाम रखा था एटम। काफी सालों तक ये माना गया कि दुनिया में सबसे छोटी चीज एटम ही है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। अराउंड 1803 जॉन डाल्टन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी मैटर, चाहे वो लोहा हो, पानी हो, पत्थर हो या फिर हवा, हर चीज बनी होती है एटम से। उस समय तक भी हमें यही मालूम था कि एटम सबसे छोटा होता है, पर ईयर 1897 में जे थॉमसन ने एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने कहा कि एटम सबसे छोटी चीज़ नहीं है, एटम से छोटी चीज़ है इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज मीडियम के अंदर। इस नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस की वजह से ही एटम न्यूट्रली चार्ज्ड होते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने 1909 से लेकर 1911 तक कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने पाया कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है। उन्होंने कहा कि एटम का सबसे ज़्यादा मास उसके न्यूक्लियस में ही होता है, और न्यूक्लियस बना होता है टाइटली बाउंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को खींच के न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में रखता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे सन के चारों तरफ उसके प्लैनेट्स घूमते हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। काफ़ी समय तक हमने ये माना कि इस यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स और कोई नहीं एटम ही है, पर हम गलत थे। चलिए अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। क्या कुछ सेकंड पहले आपके मन में ये सवाल उठा था कि एटम्स तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, पर ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बनते हैं? अगर आपने ऐसा सोचा तो आप एक क्रिएटिव सोच रखते हैं, ठीक उन साइंटिस्ट की तरह जिन्होंने क्वार्क्स की खोज की। म्यूरे जेलमैन एंड जॉर्ज स्विस ने 1964 में सबसे पहला क्वार्क मॉडल प्रपोज किया था। इसके बाद स्टैफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फर्मी नेशनल एक्सीलरेटर लैबोरेटरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1968 से लेकर 1995 तक साइंटिस्ट ने 6 टाइप के क्वार्क यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को खोज निकाला।
तो अब हम जान चुके हैं कि एटम बना होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की, तो दोनों के अंदर क्वार्क्स के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है, वहीं न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। तो अब हम जब बात कर रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, तो हम हिग्स बोसॉन को कैसे भूल सकते हैं। हिग्स बोसॉन, जिसे आप गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ये नाम सबसे पहले सजेस्ट किया था पीटर हिग्स ने 1960s में। गॉड पार्टिकल को ढूंढने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट ने साथ मिलकर काम किया और आखिर में 14 मार्च 2013 को गॉड पार्टिकल खोज लिया गया। इस गॉड पार्टिकल को ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसके लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में सर्न रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर एक मशीन का आविष्कार किया गया, जिसका नाम था लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। इस मशीन को एक सर्कुलर टनल के अंदर बनाया गया, जिसका सरकमफ्रेंस था 26.7 किलोमीटर्स और इसकी गहराई थी जो कि वेरी करती है 50 से 175 मीटर्स। इसी के साथ ये बन गई दुनिया की सबसे बड़ी और हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन। इस मशीन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स का यूज किया गया। प्रोटॉन्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे इनकी स्पीड लाइट के बराबर हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए इन पार्टिकल्स को टकराया गया। पार्टिकल के टकराने की वजह से एक फोर्स पैदा हुआ और ये पार्टिकल्स डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स में टूट गए और तब हमें पता चला हिग्स बोसॉन के बारे में। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल क्यों कहा गया। ऐसा माना जाता है कि हम ईश्वर का अंश हैं, यानी कि हम ईश्वर से ही बने हैं। ठीक वैसे ही हिग्स बोसॉन भी किसी भी एटम को उसका मास देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड हर जगह प्रेजेंट है और इसकी खोज भविष्य में यूनिवर्स के रहस्य खोलने में हमारी मदद करेगी। तो अब आप जान चुके हैं कि दुनिया में सबसे छोटी चीज़ क्या है और इसे इंसान ने कैसे ढूंढ निकाला। हो सकता है इससे भी छोटी चीज़ें इंसान को इन फ्यूचर कभी मिल जाएं, पर क्या आपने ये सोचा इन चीज़ों को किसने बनाया, ये एनर्जीज क्या हैं, ये फोर्सेस क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं? इसके बारे में साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या अब आप ये मानते हैं कि भगवान हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो आप जानिए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। आइए देखते हैं। आप जीपीएस का इस्तेमाल तो ज़रूर करते होंगे। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस की मदद से आपको ये पता चलता है कि आप दुनिया के किस एरिया में और किस पॉइंट पे प्रेजेंट हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जो हमारी अर्थ है, जहां हम रहते हैं, ये यूनिवर्स की किस जीपीएस लोकेशन पे प्रेजेंट है? ब्रह्मांड के इस रहस्य को जानने के लिए आइए हम चलते हैं 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बिग बैंग की। हमारा पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी बॉल के जैसा था और ये बॉल एक एटम से भी छोटी थी। सडनली कुछ ऐसा हुआ कि इस एनर्जी बॉल के अंदर एक ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह तो शायद हम कभी ना जान पाए, पर हम इतना ज़रूर जानते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक बैलून के ऊपर कई सारी डॉट्स लगा दें और फिर उस बैलून को फुलाएं, तो सारी डॉट्स आपस में एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। कुछ ऐसा ही हमारे यूनिवर्स के अंदर भी हो रहा है। बिग बैंग के बाद सारा मैटर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया था। हाई एनर्जी और टेम्परेचर की वजह से जो हाइड्रोजन गैस का बादल था, उसके एटम्स आपस में फ्यूज करके हीलियम बनाने लगे। इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से ही तो तारे बने, जिन्हें आप आज भी आसमान में देख सकते हैं। इस सवाल का जवाब किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है कि ये बिग बैंग कैसे हुआ और ये गैस का बादल कहाँ से आया। चलिए अब बात करते हैं धरती की। आप ये भली भांति जानते होंगे कि लाइफ अर्थ पे ही पॉसिबल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ पर ही पानी, हवा और एसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये मिनरल्स, ये हवा, ये पानी आखिर आए कहाँ से? वैज्ञानिकों के पास इसका जवाब भी है। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के बाद जब तारे बने तो कुछ तारे अपना भार नहीं संभाल पाए और उनमें एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट जैसे आयरन, कार्बन, कॉपर, इनको बनने के लिए जो एनर्जी की जरूरत थी वो पूरी की इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ने। इसी मैटर से प्लैनेट्स बने और ये प्लैनेट्स तारों के ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर रह गए। आप जब आसमान में नजर उठा के देखते हैं तो आपको सबसे पहले 3 चीजें नजर आती हैं। पहला हमारा चांद, दूसरा हमारा सूरज और तारे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो चीज सबसे छोटी दिखाई देती है वही चीज सबसे बड़ी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे चांद की।
चांद सूरज से छोटा है और धरती के सबसे करीब भी है, पर ये इतना करीब भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चांद धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इसके बीच में 30 अर्थ आ सकती हैं। अगर आप कार से किसी तरह से मून तक जा सकते और अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते तो आपको 160 दिन लगते मून तक पहुंचने में। इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी अब तक 12 ह्यूमंस मून तक पहुंच चुके हैं। ये ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था। अगर मून से अर्थ को देखा जाए तो वो कुछ ऐसी दिखती है। अगर मून से कोई मैसेज अर्थ तक भेजा जाए तो उसे पहुंचने में लगेंगे 1.25 सेकेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सूरज की। धरती से जब हम सूरज और चांद को देखते हैं तो दोनों का साइज एक जैसा दिखाई देता है, पर असलियत में सूरज का डायमीटर मून के डायमीटर से 400 गुना बड़ा है। सूरज हमारी पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसी दूरी की वजह से सनलाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं तारों की। हमारा सूरज भी एक तारा है। जब रात में आप आसमान में देखते हैं तो आपको अनगिनत सूरज यानी कि तारे नजर आते हैं। अब इमेजिन कीजिए आप एक रॉकेट में बैठे हुए हैं और अपने सोलर सिस्टम से दूर जा रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा। हम ब्रह्मांड में दूरी का हिसाब लाइट ईयर से लगाते हैं। लाइट ईयर का मतलब होता है कि अगर आप लाइट की स्पीड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगेगा। चलिए एक एग्जांपल से लाइट ईयर्स का अंदाजा लगाते हैं। सूरज के बाद अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूरज और प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी है 4.2 लाइट ईयर्स। तो अगर आप अर्थ से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तरफ जाते हैं और अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं जो कि होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो आपको 4 साल लगेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में। इसका ये मतलब भी है कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी से लाइट अर्थ तक आती है उसे आने में भी 4 साल लग जाते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कितना बड़ा डिस्टेंस का गैप है दो तारों के बीच में। तो सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारी मिल्की वे का डायमीटर है मोर देन 1 लाख लाइट ईयर्स। हमारी गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हो सकते हैं और इनके 100 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स हो सकते हैं। हमारे मिल्की वे के अंदर हमारी लोकेशन ये है। सोचिए कितने छोटे हैं हम इस ब्रह्मांड के अंदर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही हमारा ब्रह्मांड है, जितने तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं सिर्फ यही ब्रह्मांड है, तो आप गलत सोचते हैं। हमारी गैलेक्सी जैसी अनगिनत गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। अगर हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी से 10 मिलियन लाइट ईयर्स दूर जाएं तो हमें एक गैलेक्सीज का ग्रुप दिखेगा जिसे हम कहते हैं लोकल ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर 54 गैलेक्सीज शामिल हैं। अब अगर हम इस लोकल ग्रुप से और ज्यादा दूर जाएं तो हमें मिलेगा वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें हमारे लोकल ग्रुप जैसे और भी क्लस्टर्स हैं जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इसमें जो आप बिंदु देख रहे हैं वो एक गैलेक्सी है और उन गैलेक्सी के अंदर अनगिनत तारे हैं। अब सोचिए तारों के अंदर कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं। अगर वर्गो सुपर क्लस्टर का डायमीटर देखें तो वो लगभग होगा 110 मिलियन लाइट ईयर्स। अगर हम वर्गो सुपर क्लस्टर से भी दूर जाएं तो हमें मिलेगा लानियाकेया सुपर क्लस्टर, और इस क्लस्टर के अंदर हमारे वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे जाने कितने क्लस्टर्स हैं और इसका टोटल डायमीटर हो सकता है 520 मिलियन लाइट ईयर्स। अगर आपको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है तो अब जरूर हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि लानियाकेया सुपर क्लस्टर के जैसे और भी सुपर क्लस्टर्स प्रेजेंट हैं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर जो हमें दिखाई देते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो हमारा यूनिवर्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाइट हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और ये सोचिए कि आप इस ब्रह्मांड के अंदर कहाँ पे हैं। इस ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन तारे हैं हर गैलेक्सी के अंदर और शायद इतनी ही गैलेक्सी हैं। तो सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे। ऐसा माना जाता है कि धरती पे धूल के जितने कण हैं शायद इतने ही ब्रह्मांड में तारे होंगे। और क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ धरती पे ही जीवन मौजूद है? अब मेरा एक सवाल है आपसे, इतना मैटर स्पेस में कहाँ से आया जिन्होंने तारों को जन्म दिया? क्या कभी हमें ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह भी मिलेंगे जिन पर जीवन हो सकता है? क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इस ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? और अगर अंत है तो क्या अंत के बाद दूसरा ब्रह्मांड है? अभी तो हम अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को ही पूरी तरह नहीं जान पाए। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में
ये ब्रह्मांड इतना विशाल है और इतना रहस्यमयी है जिसके बारे में शायद ही हम कभी जान पाएं। तो अब आपकी राय क्या है? क्या आपकी राय अब बदल चुकी है? क्या अब आप मानने लगे हैं कि ये भगवान है या कोई शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है और जिसने हमें बनाया? दोस्तों, जहाँ साइंस की सोच खत्म होती है वहीं से आध्यात्म शुरू होता है। दोस्तों, कोई ना कोई शक्ति ब्रह्मांड में जरूर होगी जिसने हमें बनाया और इस सारे ब्रह्मांड को बनाया। अगर अपने पूर्वजों की माने तो कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, जिसे हमारे पूर्वजों ने दिव्य शक्ति का नाम दिया। साइंस हाइपोथेसिस, टेस्ट रिजल्ट और थ्योरीज पे बिलीव करती है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहती कि भगवान नहीं है। दोस्तों, भगवान वो होता है जिसने आपको बनाया, और आपको तो आपके माता पिता ने बनाया, और अगर आपके माता पिता हैं तो भगवान है। हमारी धरती जो हमें जीने के लिए सांस और भूख मिटाने के लिए खाना देती है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। क्या पता कोई बिन बुलाए मेहमान धरती की तरफ बढ़ रहा हो और हमें एक दूसरे की साथ की जरूरत पड़े। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल जवाब है तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पे टिक करना ना भूलें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद। Click on the subscribe button and press the bell icon to never miss any updates.